बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बलोच है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम यूरोलॉजी विद डॉक्टर आसिफ बलोच, मैं उसमें आप सबको वेलकम करता हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक और उसके साथ जो हम आपको लाइव सर्जरी दिखाएंगे वो एक मर्दाना गदूद के बारे में है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम भी है, जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं। प्रोस्टेट हम सब मर्दों में पाया जाता है और उसकी अलामात जो कि स्टार्ट होती हैं, जो शुरू होती हैं, वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स 50 या 55 साल की उम्र के बाद शुरू होती हैं। जैसे कॉमन एजिंग प्रॉब्लम होते हैं, जिस तरह से आँखों में मोतिया के बन जाना होता है या मोतिया का हो जाना होता है, वो भी एक एजिंग प्रोसेस है जो उम्र के साथ होता है। इसी तरीके से मर्दों में गदूद का बढ़ जाना वो भी एक एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह के नतीजे में शुरू होता है। इसमें जो पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलामात होती हैं वो पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब की धार का पतला हो जाना, या समटाइम्स पेशेंट हमारे पास पेशाब बंद होने की वजह से भी आ जाते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में, जिनका अचानक से पेशाब बंद हो जाता है। दूसरी अलामात में पेशाब रात को नींद से बार बार उठना, ये भी अलामात हैं। और अगर कहीं कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो इस पेशाब बंद होने की वजह से मरीज़ों का बैक प्रेशर की वजह से गुर्दे भी फेल हो जाते हैं। हम मरीज़ का फिर मुआयना या एग्जामिनेशन करते हैं और ये देखते हैं कि पेशाब की या उस गदूद की वजह से मरीज़ में कोई और कॉम्प्लिकेशन या कोई मैनिफेस्टेशन पैदा हुई है कि नहीं। साथ में हम मरीज़ को कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। उसमें पेशाब का टेस्ट, खून का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड बड़ा अहमियत का हामिल है। अल्ट्रासाउंड हम स्पेशली जब एडवाइस करते हैं तो ये हम बात ज़रूर पेशेंट को बताते हैं कि किस तरह का अल्ट्रासाउंड हमने रिक्वेस्ट करना है टू द सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट को। ऑलमोस्ट ये भी कहा जाता है कि हमारे पास कुछ मरीज़ जो आते हैं वो अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं, क्योंकि वो पेट का अल्ट्रासाउंड भी होता है, उसमें गदूद भी नज़र आता है, लेकिन गदूद की वजह से पेशाब का रुकना या पेशाब खुल के आया है या नहीं वो उसमें मेंशन नहीं हुआ होता। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो समटाइम्स मरीज़ को जब दोबारा ये कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाएं तो ये ज़रा उन पे भारी पड़ता है। हाउएवर इसीलिए हम मरीज़ को कहते हैं जब इस तरह का अल्ट्रासाउंड कराएं जिसमें गदूद को देखना है या गदूद की वजह से मसाने पे क्या असर है, पेशाब पे क्या असर है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड विद फुल ब्लैडर और उसके साथ रेजिडुअल वॉल्यूम या पोस्ट बिक्चुरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम रिक्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो इस बीमारी का इलाज है वो डिपेंड करता है मरीज़ के अलामात के ऊपर और उस बीमारी की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के ऊपर। अगर मरीज़ में अलामात इतनी ज़्यादा नहीं हैं तो हम मरीज़ को ये सिर्फ ऑफ़र कर सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ भी जो कम अलामात हैं उसको कंट्रोल पाया जा सकता है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी हमारे पास जो ऑप्शन होती है वो है मेडिसिन के साथ इलाज करना। उसमें हम मरीज़ को एक कैप्सूल या गोली रोज़ाना के बिहाफ पे एडवाइस कर देते हैं कि वो खाएं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है सर्जरी का। आम ज़बान में सर्जरी का मकसद ये भी समझा जाता है कि कोई चीरा लगाना है, कोई कट लगाना है, कोई टाँके लगाने हैं। इस सर्जरी में आजकल जितनी एडवांसमेंट हो गई है तो ज़्यादातर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं हम उनको कैमरे वाला ऑपरेशन कह दें या बग़ैर चीरे वाला ऑपरेशन भी ऑफ़र करते हैं। और उनके लिए कौन से मरीज़ होते हैं जिनको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है? ऐसे मरीज़ जो ये चाहते हैं कि हम दवाई रोज़ाना की बेसिस पे नहीं खा सकते, या दवाई खाते रहें अब दवाई का असर ख़त्म हो गया है, या इसके बावजूद कि मरीज़ की सिम्टम्स या जो अलामात हैं वो ज़्यादा वर्स होती जा रही हैं, तो फिर हम पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन का ऑप्शन देते हैं। अब सर्जिकल इंटरवेंशन का ऑप्शन जो होता है वो ओपन भी हो सकता है और एंडोस्कोपिक भी हो सकता है। जो एंडोस्कोपिक है इसकी मुराद ये होती है कि बग़ैर चीरे कट टाँके लगाए हम गदूद का ऑपरेशन कर लें विद द हेल्प ऑफ कैमरा। और जो चीरे वाला ऑपरेशन होता है जो कि आजकल कम से कम किया जाता है, फिर भी उसका उसका रोल मौजूद है, जहाँ पे
अगर मरीज़ की अपनी डिमांड हो या मरीज़ का गदूद बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो फिर हम एक ऑप्शन ओपन का भी देते हैं, या साथ में गदूद बड़े होने की वजह से अगर मरीज़ के मसाने में बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर जमा हो जाएं तो भी हम ओपन का ऑप्शन एक मरीज़ को बता देते होते हैं। गदूद के मुतालिक कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा गदूद इतना बड़ा नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड जो हमने करवाया, लेकिन अलामात ज़्यादा हैं। समटाइम्स हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनका गदूद बहुत ज़्यादा होता है और वो अलामात उस गदूद की वजह से नहीं होती। तो ये एक ऐसा है कि कभी भी हम जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो गदूद की साइज़ को हम ट्रीट नहीं करते, हम गदूद की वजह से पैदा होने वाली अलामात को ट्रीट करते हैं। समटाइम्स प्रोस्टेट ऑफ 80 ग्राम्स, जो 80 ग्राम का प्रोस्टेट है, वो पेशेंट को इतना तंग नहीं कर रहा होता, जबकि किसी और मरीज़ में वो गदूद 30-40 ग्राम का भी हो तो वो ज़िंदगी उसकी इतनी अजीरन बना देता है कि उनको अल्टीमेटली ऑपरेशन की तरफ आना पड़ता है। तो इसी बिहाफ पे इसी अलामात के साथ हमारे पास जो मरीज़ आए, हमने उनकी सर्जरी लाइव आपको दिखाने के लिए हम आपको अभी ऑपरेशन थिएटर लेके चलते हैं। हम आपको फर्दर ऑपरेशन थिएटर के दौरान जो भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होंगे वो भी बताएंगे, और जो गदूद बढ़ा हुआ है या उसकी वजह से मसाने में किस तरह की चेंजेस आ जाती हैं वो भी हम आपको ड्यूरिंग सर्जरी आपको फर्दर बताते हैं। वेलकम टू दी ऑपरेशन थिएटर। ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको हम सिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी कहते हैं, जिसमें कैमरे के साथ पेशाब की नाली का और मसाने का मुआयना आम ज़बान में यही कहा जाता है। ये जो बबल्स हैं ये आपको पानी के बबल्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो पानी का चल रहा होता है। इसमें आप देखेंगे कि ये पेशाब की नाली है जो ट्यूब सा नज़र आ रहा है आपको, और अब हम मसाने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जा रहे हैं, और ये मरीज़ के गदूद से हैं, दोनों साइडों पे ये गदूद बढ़े हुए हैं, और ये हम गदूद को क्रॉस करते हुए मसाने के अंदर गए हैं। जैसे ही मसाने के अंदर हम पहुँचे तो यहाँ पे आपकी जो वाइट ये नज़र आ रहा है ये सारी पस पड़ी हुई है। इससे ये शो होता है, इससे ये साबित होता है कि मरीज़ को पेशाब की रुकावट काफ़ी अरसे से है और काफ़ी ज़्यादा थी। और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि साथ में कि जो गदूद की वजह से रुकावट हुई है और रुकावट ने मसाने पे भी अपना असर छोड़ा है। मसाना आपको रेडिश, या इसको हम अपनी ज़बान में हाइपरमिया कहते हैं, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरमिया कहते हैं। और ये जो फ्लैक्स ऑफ पस हैं ये शो कर रहे हैं कि मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हुआ है। ये सारा वही गदूद है जो कि बढ़ा हुआ दोनों साइडों पे आपको नज़र आ रहा है। अब हम गदूद के ऑपरेशन जो हम जिसको हम TURP कहते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, वो शुरू कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो गदूद को है, हम हमारे पास जो स्पेसिफिक और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके साथ गदूद की सफाई या गदूद को काटते जा रहे हैं। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि गदूद के चिप्स उतार रहे हैं। इसको हम चिप्स की सूरत में काटते जाते होते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी इसकी ब्लीडिंग है साथ में हम उसको भी कंट्रोल करते जाते होते हैं। इसी तरीके के साथ जो रुकावट वाला हिस्सा गदूद का है वो सारा निकाल दिया जाता है। इस मरीज़ में आप चूँकि देख रहे हैं जैसे हम काट रहे हैं तो यहाँ से अलग से पीप भी निकलना शुरू हो गई है, जिसको हम आम ज़बान में पस कहते हैं। पस वो प्रोस्टेट में से वो भी निकलना शुरू हुई है। जो वाइटिश आपको नज़र आ रही है ये सारी पीप गदूद में से निकल रही है। एक लोब कंप्लीट कर लेते हैं, उसकी रिसेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, कर देते हैं, तो उसके बाद हम दूसरे लोब पे उसकी रिसेक्शन करते हैं। साइमल्टेनियसली ये जो गदूद होता है एनाटॉमिकली या जो मेडिकल में हम जिसमें हम कहते हैं उसकी जो बनावटी होती है वो मसाने के मुंह के ऑल अराउंड होती है। मीन्स ये जो रिसेक्शन हम करते जाते हैं उसमें से जो गदूद के जो चिप्स या पीसेस होते हैं ये उस वक्त मसाने में इकट्ठे होते जाते हैं। फिर एक स्पेशल सिरिंज के साथ जो हम अभी आपको दिखाएंगे उसके साथ मसाने को हम वॉश करते हैं, और जब उसको वॉश करते हैं तो उसके साथ जो गदूद के चिप्स या गदूद के जो पीसेस हैं वो सारे हम इकट्ठे करके निकाल देते हैं बाहर। वो ये जो आपको अब छानी में नज़र आ रहे हैं ये सारे वो गदूद को निकाले हुए पीसेस हैं जिनको हम बाद में टेस्ट के लिए भी बाहर भिजवा देते होते हैं लेबॉर्ट्री में।
चूँकि ये अभी आपने सारी सर्जरी देख ली, इसके बाद हम मरीज़ को पेशाब की नाली लगा देते हैं और अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि मरीज़ कितने दिन के लिए है अस्पताल में रहेगा। नॉर्मली जो हमारा इस ऑपरेशन के बाद मरीज़ हमारे पास रहता है वो 24 से 48 घंटे के लिए हमारे पास रहता है, जिसमें पेशाब की नाली 72 घंटों तक हम मरीज़ को रिकमेंड करते हैं कि वो रखवा दें। 72 घंटों के बाद पेशाब की नाली हमारे पास मरीज़ आके निकलवा लेता है और उसके बाद उनकी जो पेशाब का बहाव है वो वैसे नॉर्मल हो जाता है जैसे कि जवानी में पेशाब एक बंदा करता होता है।